Hello everyone and welcome back to the ISC guide. And yes, we are starting again with 12th ISC psychology. ठीक है, soon मैं political science भी चालू करने वाला हूँ, तो stay tuned for that. Sociology के videos मैंने अभी ही upload किए थे, right in March. तो I'm pretty sure कि वो videos अभी के लिए ठीक है. मैं अभी के अभी तो उनको अपडेट नहीं करने वाला हूँ, बट साइकोलॉजी की वीडियोस टाइम हो चुका है. माई स्टाइल ऑफ मेकिंग वीडियोस, एडिटिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली तब से बहुत ऊपर जा चुका है. राइट, सो दैट्स व्हाई अभी मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज लिया. टेकन योर फीडबैक इंस्टाग्राम पे भी. गो फॉलो मी देयर. वहां पे कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी. ठीक है, द इंस्टाग्राम इज एट द ISC गाइड. व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलो. तुम्हें जितने भी नोट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं दे आर अवेलेबल फॉर फ्री. ठीक है, जस्ट व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो एंड मैं सारे चैप्टर्स के अपलोड करता रहूँ. ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस की थ्योरीज करने वाले हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में वील डू द इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वो एप्टीट्यूड अचीवमेंट टेस्ट, वो सब हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इंटेलिजेंस हम लोग फोकस करने वाले हैं. तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग ISC तुम्हें थोड़े ना एक चीज याद रखनी, थोड़े तुम्हें डेफिनेशंस डायरेक्टली सिलेबस में दिए हुए. ओके, तो जैसे हम लोग को इस बार सिलेबस में फॉर इंटेलिजेंस देके रखा है डेविड वेक्सलर, तो हमें इसी का डेफिनेशन लर्न करना. तो इसका डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी. ठीक है, मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं पे. ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट. ठीक है, अगर तुमने ये चार चीजें मेंशन की आंसर में, कोई भी ऑर्डर में तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी बेसिकली कोई भी काम के लिए. राइट, ग्लोबल कैपेसिटी को बोलते बेसिकली हर एक कोई भी काम के लिए तुम अगर करने जा रहे हो, यू ऑफ कोर्स नीड सम कॉग्निटिव स्किल्स. तुम्हें कुछ थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना कुछ भी काम करने के लिए. तो ग्लोबल कैपेसिटी हो गई एक्ट पर्पसफुली, किसी पर्पस के टूवर्ड्स या फिर किसी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी के टूवर्ड्स. ठीक है, इवन इफ यू आर ओपनिंग द बॉटल, उसका भी गोल है ना, तुम्हें पानी पीना है तो तुम बॉटल खोल रहे हो, तो पर्पस हो गया. थिंक रैशनली, तुम रैशनली सोच रहे हो. राइट, कि बॉटल है तो तुम उसका ढक्कन गोल गोल घुमा रहे हो. राइट, बट अगर फॉर एग्जाम्पल वी से राइटी टाइटी एंड लेफ्टी लूसी, है ना, ये बोलते तो लेफ्ट घुमाते हुए लूज होता है, राइट घुमाते तो टाइट होता है. तो अगर कोई इंसान है जो बार बार राइट घुमा रहा है इवन दो ही कैन फील कि बॉटल टाइट होती जा रही है, वो रैशनल थिंकर है क्या? नहीं. तो जो एक्चुअल गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. इसके लिए रैशनली थिंक करना भी इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट. तो आसपास क्या है उसके साथ भी ढंग से डील करना. लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई वाइन बॉटल है, ठीक है, वरना वो जो ग्लास बॉटल्स आती है जिसमें कोक हम लोग रखते हैं, उसके लिए वी नीड अ बॉटल ओपनर. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द बॉटल्स. तो क्या है, वी आर यूजिंग द टूल्स दैट आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट. ठीक है, वरना लोग दांत से खोलते हैं, वरना अलग अलग वेज से खोलते लोग. ठीक है, तो डीलिंग इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट, दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. तो ये डेविड वेक्सलर का है, याद रखो ये नाम, क्योंकि हम लोग डेविड वेक्सलर के बाद में वाइस 3 भी पढ़ने वाले. ठीक है, वेस 3 वाइस 3 जो भी बुलाना है, ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है एंड ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट है. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट. हम लोग इसी की डेफिनेशन ले रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ऑफ कोर्स द थ्योरीज. अभी हम लोग थ्योरी से चालू कर रहे हैं. मेजर थ्योरीज जो है तुम्हें फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ही है. ओके, तो थ्योरीज के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी का नाम नहीं याद रखना. यू हैव टू आल्सो रिमेंबर कि ये थ्योरी बनाई किसने. तो ये जो सबसे पहली थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, ये चार्ल्स स्पियरमैन ने बनाई ना. तुम्हारे सिलेबस में ना अलग वे में अरेंज करके रखी थ्योरीज. ठीक है, मैंने जैसे अरेंज किया है एंड तुम्हारे सिलेबस में जैसे अरेंज है वैसे अलग अलग है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं डेट वाइज अरेंज किया, ताकि तुम एक्चुअली तुम्हें जब ईयर्स याद रखने का हो, डेट याद रखने का हो, तो तुम्हें सिर्फ अगर जैसे मेरे नोट्स में ऑर्डर देके रखा है ना, तो एटलीस्ट यू कैन प्रेडिक्ट. लेट्स से कि तुम्हें आगे जाके थ्योरी नंबर 2 एंड थ्योरी नंबर 4 याद है. थ्योरी नंबर 2 लेट्स से 1930s में हुई है, थ्योरी नंबर 4 लेट्स से कि 1940s में हुई है. तो यू नो कि जो थ्योरी नंबर 3 है वो उन दोनों के टाइम में कहीं पे बीच में ही पब्लिश की गई थी. ओके, तो ये ईयर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते कि मैं ईयर्स तुम्हें क्यों करवा रहा हूँ. तुम्हारे सिलेबस में ईयर्स याद करने नहीं बोला. ठीक है, बट ये क्या करता है, दिस एड्स क्वालिटी टू योर आंसर. ठीक है, कि तुम्हें पता है बेसिकली ये ईयर्स है क्या. दिस इज नॉट, ये कोई डिस्कवरी नहीं हुई है. ठीक है, कि हम लोग ईयर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज व्हेन द पेपर वॉज पब्लिश. तुम अपने बुक में भी देखोगे ना, वहां पे तुम्हें कहीं कहीं पे ईयर्स लिखे हुए देखेंगे. ओके, तो दैट इज व्हेन द पेपर जिसको रेफरेंस किया जा रहा है. ठीक है, जो भी रिसर्चर कभी भी कुछ ढूंढता है, डिस्कवरी करता है,
दे राइट इट इन अ रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इट। तो जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ है दैट इज 1927। ठीक है, 1927 में। सो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ तुम्हें ये नोट्स ऑफकोर्स मिल जाएंगे इफ यू स्टार्ट राइटिंग विद मी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स वो सब ओरली दूंगा मोस्ट केसेस में, तो तुम्हें और इजी पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट पॉज एंड राइट। मैं थोड़ा जल्दी भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो आई डोंट वॉन्ट यू टू लैग बिहाइंड। ओके, तो जी फैक्टर एंड एस फैक्टर है, दो फैक्टर थ्योरीज है। इसको ये बंदे ने क्या किया था, इसने यूज किया था एन अर्ली वर्जन ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर एनालिसिस। तो इसके लिए दो फैक्टर्स इसके निकले थे। बेसिकली इसने अलग अलग टेस्ट लिए इंटेलिजेंस के, एंड उसमें उसने ढूंढा कि दो तीन चीजें सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, एंड उससे उसने दो फैक्टर्स निकाले। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उसने जी फैक्टर एंड एस फैक्टर निकाला था। दिस वाज एन अर्ली वर्जन ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अर्ली वर्जन है, नॉर्मल फैक्टर एनालिसिस नहीं यूज किया था इसमें। तो जी फैक्टर एंड एस फैक्टर होता है क्या, जी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी मतलब कोई भी तुम काम करो उसमें तुम्हें एक जनरल टाइप का इंटेलिजेंस चाहिए। कोई भी टाइप के इंटेलेक्चुअल टास्क में अगर तुम कुछ कर रहे हो उसके लिए यू नीड अ जनरल एबिलिटी और अ जी फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसमें एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ एंड कंप्यूटर। ठीक है, अगर मुझे कोई मैथ का सम सॉल्व करना है या फिर मुझे कंप्यूटर में कोई कोडिंग की प्रॉब्लम करनी है, दोनों के लिए मुझे एक चीज यूज करनी रहेगी जो बहुत बड़ी चीज है, दैट इज लॉजिक। ठीक है, दोनों के लिए आई नीड लॉजिक। तो लॉजिक क्या हो गई यहाँ पे, हमारा जी फैक्टर हो गया। एस फैक्टर क्या है, कोई भी टास्क के लिए जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए रहती है वो होता है हमारा एस फैक्टर। तो ये वाला एग्जाम्पल में अगर मुझे मैथ का सम सॉल्व करना है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए या फिर कोई भी दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। कंप्यूटर में मुझे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए मुझे। तभी इन दोनों में एक डिफरेंस क्या रहता। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें डिफरेंशिएशन भी पूछे तो इसके लिए मैंने इसको डिफरेंशिएशन जैसे ही लिखा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मेन एक और डिफरेंस है कि ये इननेट एंड कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी टाइप का टास्क हो उसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये इननेट रहता है। इननेट बेसिकली ये हम लोग बचपन से ही हमारे पास रहता है। तो अगर तुम देखोगे ना, थोड़े लोग बचपन से ही लॉजिकल थिंकिंग में ज्यादा बेटर रहते थे अदर्स। ठीक है, तो ये इननेट चीज होती है, एक हमारे अंदर से आती है। बट एस फैक्टर क्या है, दिस इज लर्न। कोई भी जब पैदा होता है उसको सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब नहीं आता, उसको बचपन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना नहीं आता। ठीक है, तो ये लर्न होता है एंड प्रैक्टिस के साथ इसको हम लोग इंप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है ना, each and every theory you also have to write the limitations. How to write the perfect answer की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लो, उसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो हर एक थ्योरी के लिए यू एटलीस्ट नीड टू नो मिनिमम वन लिमिटेशन, बट मैं हर एक के लिए यहाँ पे दो तो दे ही दे रहा हूँ। तो लिमिटेशंस क्या है, बहुत सिंपल है। इंटेलिजेंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको सिर्फ दो चीजों में डिवाइड करना बहुत सिंपल है, लाइक ओवरली सिंप्लीफाइड थ्योरी बेसिकली। एंड टू मेनी फैक्टर्स आर अंडर वन, बहुत सारे फैक्टर्स जी फैक्टर के अंडर ही हम लोग कवर कर ले। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय लुइस लियोन थर्स्टोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ओके, तो हम लोग इंटेलिजेंस में अब पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये वाली पब्लिश की गई थी इन 1938। ठीक है, कौन सी ईयर में, 1938। तो इसमें टोटल 7 एबिलिटीज है। ओके, तो व्हेन यू आर राइटिंग इट ना, तुम्हें ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो उसमें तुम्हें एबिलिटी करके ही लिखना है। ओके, मोस्ट केसेस में तो यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तुम्हें इंटेलिजेंस नहीं लिखना। ओके, क्योंकि जब तुम इंटेलिजेंस करते हो, अगर तुमने बोल दिया स्पेशल इंटेलिजेंस, तो वो दूसरे थ्योरी में आ जाता है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 7 एबिलिटीज, ये भी इसने यूज किया था फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, मेथड इसका था फैक्टर एनालिसिस ही, फैक्टर एनालिसिस। तो मैं रेड में लिख रहा हूँ, वो सब अभी का है, और जो येलो है वो सब पहले के नोट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम एबल टू स्पीक क्लियरली। ठीक है, तुम्हें समझा पा रहा हूँ, तो मेरा एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है वहां पे, कि जो मेरे थॉट्स है मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, एंड मैं बोल रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो, तो तुम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया। बेसिकली राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब चीजों के लिए वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर कोई लॉयर है, ठीक है, दैट पर्सन हैज टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस। कोई ओरेटर, कोई स्पीकर, कुछ भी है, उनमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हाई रहता है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज एनीथिंग रिलेटिंग टू नंबर्स। तो मैथमेटिशियंस ये सब लोगों में हाई रहता है, राइट, दे आर एबल टू बेटर डील विथ नंबर्स। देन वी हैव स्पेशल एबिलिटी, इट इज आवर वे टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग इनसाइड आवर माइंड। ठीक है, तो कंसिडर करो फॉर एग्जाम्पल तुम एक, ओके क्लोज योर आइज, तुम अपने रूम में बैठे हो, आई एम गेसिंग कहीं पे भी हो, ओके क्लोज योर आइज, अपना रूम इमेजिन करो एंड तुम्हारे बेड को, तुम्हारे कबोर्ड को रीअरेंज करो इनसाइड योर माइंड। इफ यू आर एबल टू डू दैट वेरी क्लियरली एंड तुम्हें दिख रहा है कि सब चीजें इधर उधर मूव हो रही है एंड यू आर एबल टू विजुअलाइज इट करेक्टली, दैट मीन्स तुम्हारा स्पेशल एबिलिटी हाई है। ओके, तो स्पेशल एबिलिटी बेसिकली मीन्स मेंटली मैनिपुलेशन। ठीक है, मेंटल मैनिपुलेशन एक कीवर्ड है तो मैं लिख दे रहा हूं, मेंटल मैनिपुलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी तुम्हें स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल इंटेलिजेंस कुछ भी देखे तुम ये लिख सकते हो, स्पेशल एप्टीट्यूड सब में मेंटल मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि तुम दिमाग के अंदर करो इसके लिए हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन जो मेंटल है, ट्रांसफॉर्मेशन जो मेंटल है। ठीक है, तो ये कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज मेमोरी। मेमोरी ऐसे हम लोग नॉर्मली ऐसे वर्ड पढ़ के समझ सकते हैं, इट इज बेसिकली रिमेम्बरिंग द थिंग्स। ठीक है, तुम जो भी चीज देख रहे हो तुम्हें याद रह रही है, दैट इज योर मेमोरी, एंड तुम उसको रिकॉल कर पा रहे हो, वो भी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 11th ग्रेड में देखा हुआ है, राइट, वी हैड दैट मेमोरी का चैप्टर, तो उसमें वी ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वर्ड फ्लुएंसी। ओके, तो अभी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी में तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जब मैं बोल रहा हूं ना एंड तुम अंडरस्टैंड करो, सबसे ज्यादा वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल आर सेइंग वो ज्यादा वहां पे अप्लाई होता है। वर्ड फ्लुएंसी फॉर एग्जांपल तुम बात करो, पहले मैं बात कर रहा था तुम समझ रहे थे, राइट, तो वहां पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होगी, बट अभी तुम लोग ही बात कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू तुम्हारे दिमाग में जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है तुम उसको डिलीवर कर पा रहे हो। ठीक है, उसके लिए यू नीड टू रीच आउट फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, तो तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या हो गया, तुम्हारी वर्ड फ्लुएंसी हो गई कि तुम कितना इजीली बोल पा रहे हो, कितना इजीली अपने वोकैबुलरी में रीच आउट कर पा रहे हो एंड यू आर एबल टू ब्रिंग इन वर्ड्स, तो वो तुम्हारा होता है वर्ड फ्लुएंसी। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में भी कंफ्यूज मत हो, ऐसे बड़ा बड़ा वर्ड लगता है इंडक्टिव रीजनिंग, बट इट इज बेसिकली आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ठीक है, इसको क्या मेन चीज है, इसमें आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स। तो अगर तुम फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ओके, प्रोजेक्ट्स में भी यू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसर्च। 11th में तो नहीं रहेगा, मे बी 12th में तो तुम्हें है, मुझे पता है, स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च है या फिर कोई दूसरे टाइप का एटीट्यूड्स का रिसर्च है, कुछ भी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स देन तुम अपना हाइपोथेसिस नहीं निकाल पाओ। ठीक है, तो ये तुम साइंटिस्ट वाले लोगों में या फिर कोई भी रिसर्चर एक्सपेरिमेंटर है उनमें ये यूजुअली ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव परसेप्चुअल स्पीड। ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड समझने के लिए आई वांट यू टू लुक एट दीज टू डायग्राम्स। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। सबसे पहले लोग तो इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें 4 पेटल्स है और इसमें 5 पेटल्स है। ठीक है, मे बी सम ऑफ यू मिस्ड कि इसमें 2 लीव्स है और इसमें सिर्फ एक ही लीव है। ओके, तो परसेप्चुअल स्पीड क्या होता है? इट बेसिकली इज आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, कंपेयर एंड आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो क्या है ये OCI, ऑब्जर्व, कंपेयर एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम कोई क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स जैसे फैक्ट्रीज में रहते हैं, राइट, कि वो देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डैमेज है ये सब, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी पकड़ना पड़ता है। एज फैक्ट्रीज आर फास्ट पेस्ड, अगर वो धीरे धीरे काम करेंगे तो उनका एफिशिएंसी कम होगा, राइट, तो लोग जल्दी से पकड़ लेते, तो उनकी क्या वहां पे परसेप्चुअल स्पीड हाई है। ठीक है, तो जितना जल्दी तुम यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस है उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ये ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर पाए, दैट मीन्स तुम्हारा परसेप्चुअल स्पीड उतना ज्यादा है। इसके लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। सिर्फ 7 एबिलिटीज जो है दीज आरंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, थोड़ा एक दूसरे पे ये लोग ओवरलैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी। ओके, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, मैं बोल रहा हूँ इफ आई यूज अ वेरी हाई वोकैबुलरी वर्ड,
अगर तुम्हें वो वर्ड पता है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो रीचिंग फॉर योर वोकैबुलरी ना, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एटलीस्ट ओवरलैप है। या फिर वर्ड फ्लुएंसी एंड मेमोरी ले लो, वोकैबुलरी जो भी वर्ड्स है तुमने कभी ना कभी याद किए होंगे या फिर कभी सुने होंगे, तो तुम मेमोरी से रिकॉल भी कर पा रहे हो। ठीक है, कोई मैथ का फॉर्मूला कर रहे हो वो भी तुम रिकॉल कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, एंड ये थोड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इसको जॉय पॉल गिलफोर्ड ने किया था इन 1955, उसने तब पब्लिश किया हुआ ये, कि इसमें 3 पार्ट है टोटल, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक एक करके देखेंगे, तुम्हें सिलेबस में बोल के रखा है वी हैव टू डू 6 ऑपरेशंस। ओके, देन उसके बाद 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 5 इंटू 6, तो टोटल आ जाते हैं 180 फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी है ना, एक ऑपरेशन ले लो, एक कंटेंट ले लो, एक प्रोडक्ट ले लो, इसको ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये 180 फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बट सबसे पहले हम लोग समझ रहे थे कि थ्योरी बोलती क्या है। तो ऑपरेशन सबसे पहले होता क्या है, दिस इज बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, वो होता है ऑपरेशंस, हाउ वी प्रोसेस इन्फो। ठीक है, तो इसमें जो 6 टाइप के हमें ऑपरेशंस देके रखे, हम लोग एक एक करके देखते हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, मैं इसको अलग पेन से लिखूं, रेड पेन से लिखूं, आई एम गोइंग टू राइट इट विद अ डिफरेंट पेन ताकि और क्लियर हो। आई विल टेक वाइट। ठीक है, तो कॉग्निशन ये क्या होती है, इट इज आवर एबिलिटी टू बेसिकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि तुम्हारे सामने कोई स्टोरी है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ले लो, ठीक है, उसकी थीम तुमने अंडरस्टैंड की, तो दैट इज बेसिकली यू यूजिंग योर कॉग्निशन। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमारी नेक्स्ट चीज आती है मेमोरी। मेमोरी यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था, उसमें स्टोरेज एंड रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं, इट इज ओनली रिलेटेड टू रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिकॉल इंफॉर्मेशन ये हमारी मेमोरी होगी। तो तुम अपने दोस्त का फोन नंबर या कुछ याद कर रहे हो, दैट इज यू रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन या फिर यू यूजिंग योर मेमोरी। रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली आर एबिलिटी टू स्टोर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जो 2 कीवर्ड्स दे रहा हूं मैं, स्टोर एंड रिटेन। नेक्स्ट चीज आती है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ। ठीक है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रॉब्लम के मेनी सॉल्यूशंस निकालना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ, इसका भी तुम सोचो अलग अलग चीजें या फिर अलग अलग यूजेस क्या है। एक नॉर्मल बंदा क्या होगा, एक नॉर्मल पर्सन सोचेगा कि वी कैन यूज इट टू राइट, हम लोग उससे ड्रम्स बजा सकते हैं, या फिर हम लोग उसको अपने बालों में वी कैन यूज इट एज अ बॉबी पिन। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी सोचेंगे। ओके, बट और ज्यादा जैसे क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, हम लोग उससे और क्रिएटिव यूजेस निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या हो गया, हमें एक ऑब्जेक्ट का यूजेस निकाल लेते हैं एंड हम लोग बहुत सारे यूजेस निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इसमें वी हैव वन प्रॉब्लम एंड हमें वन सोल्यूशन ही निकालना है। तो मैथ ले लो इसके लिए, सबसे इजी चीज। मैथ में तुम्हें क्या रहता है, एक प्रॉब्लम देता है तुम्हें उसका एक फाइनल आंसर निकालना रहता है। तो 5 into 5 क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो गई, एक सोल्यूशन आ गया 24। ओके, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। द लास्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, दिस इज बेसिकली आवर एबिलिटी टू क्रिटिकली असेस लॉजिक, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, लिख दे दो, क्रिटिकली असेस कौन सी 3 चीजें, लॉजिक, अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई ऐसे लिखा है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखा है, तो उसमें लॉजिक कितना, ओके, देन उसका एक्यूरेसी कितनी है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको उसने एड्रेस किया है कि नहीं ढंग से, एंड कंसिस्टेंसी। तो थ्रू आउट दी ऐसे उसने जितनी भी बातें की है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर वो खुद ही के बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आर्ग्यूमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 6 ऑपरेशंस हो गए। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड कंटेंट्स।
ये क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है ये, टाइप ऑफ इंफो वी प्रोसेस। तो मैं वापस व्हाइट पेन ले लेता हूँ लिखने के लिए। ऑडिटरी, अगर कोई कान से तुम कुछ भी सुन रहे हो, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियरिंग, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियरिंग। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज विजुअल। दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर आईज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइट। ठीक है, info from site। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक एंड सेमांटिक। इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूज नहीं हो, अगर तुम कंफ्यूज हो गए ना कंटेंट्स वाले पार्ट में, सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूज हो गए। ओके, टेक दिस, वी हैव प्लस, ठीक है, देन वी हैव डिवाइड। ये दोनों क्या, ये सिंबल्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम और भी ले सकते हो, तुम ले लो ए, क्या ये सिंबल नहीं है, लेटर है हाँ, बट ये भी एक सिंबल ही हुआ ना। तो अगर कोई भी टाइप का सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, लेट्स से वी हैव ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 5। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली जो सिंबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, तो लेटर्स, नंबर्स एंड कोड्स में जो इंफॉर्मेशन आता है ना हमारा, लेटर्स, नंबर्स और कोड्स, ठीक है, वो सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन होता है। तो जैसे तुम ये पढ़ के इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि तुम सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो। अब आता है सेमांटिक। यहां पे जब हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल द वर्ड री इन्फोर्समेंट। ठीक है, री इन्फोर्समेंट अगर मैं ये वर्ड ले लूं, इफ यू गो टू अ 5 year old 6 year old, उसको शायद पता नहीं रहेगा री इन्फोर्समेंट क्या होता है, बट हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है री इन्फोर्समेंट क्या होता है। तो वी एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सेमांटिक इंफॉर्मेशन यही होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन बेसिकली जो हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम मीनिंग ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या होता है, मीनिंग एंड कंसेप्चुअल, मीनिंग एंड कंसेप्चुअल इन्फो। ठीक है, एंड लास्ट वाला बहुत इजी है समझने के लिए, वी हैव बिहेवियरल। बिहेवियरल क्या हो गया, एज द नेम सजेस्ट, किसी इंसान के बिहेवियर को देख के हम लोग इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो गुस्सा है तुमसे, ठीक है, तो तुम उनके फेशियल एक्सप्रेशन से शायद पता लगा पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एक्शंस, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एक्शंस, एंड साथ में तुम ले लो बिहेवियरल इमोशंस अगर कोई है, या फिर एक्सप्रेशंस बोलते हैं उनको। ठीक है, पीपल्स एक्शंस एंड बिहेवियरल इमोशंस, नॉर्मल इमोशंस नहीं। ठीक है, इसको तुम बिहेवियरल इमोशंस बोल सकते हो, वरना इनको एक्सप्रेशंस बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने कहीं पे कीवर्ड देखा था, कोई तो पेपर में पूछा था, कोई तो प्रीलिम पेपर में, नॉट बोर्ड पेपर, कि कौन सा टाइप का ओसीपी में किस टाइप में हम लोग कवर करते हैं एक्सप्रेशन या बिहेवियरल इमोशंस को। इसके लिए मैं तुम्हें दोनों वर्ड्स बता दूं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इज बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हम लोग, देखो वी हैव द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस, दैट इज प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस कर भी रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑपरेशंस। अभी इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा हमें, तो ये जो स्टोरेज की बात आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में हाउ इन्फो, तुम्हें इंफॉर्मेशन पूरा लिखना है, एग्जाम में इन्फो नहीं लिख सकते, इज ऑर्गेनाइज्ड, इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर। ठीक है, ये तुम्हारे कीवर्ड्स दे दिए मैंने तो। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे 6 के 6 हमारे प्रोडक्ट्स क्या। सबसे पहले वी हैव यूनिट्स, दिस इज वन सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन अगर तुम ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या होगी, दिस इज ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो तुम अगर इंफॉर्मेशन को कंसिडर करोगे, इसके साथ तुम ले लो, यू ऑल्सो नो दैट द कैपिटल ऑफ यूएसए इज वॉशिंगटन डीसी, न्यूजीलैंड की होती है वेलिंगटन, इथियोपिया की होती है एडिस अबाबा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, सबकी कैपिटल्स अलग अलग होगी,
बट ये क्या एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, दैट ग्रुप इज कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्लासेस हो गया ये, क्लासेस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं इसको क्लास। अभी जैसे दो अगर तुम ले लो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि लेट्स से वी हैव फायर एंड स्मोक, ओके। तो तुम ले रहे हो कि जब हम लोग फायर बनाते हैं वी कैन यूज अ फ्लिंट एंड स्टील या फिर अ मैच स्टिक टू प्रोड्यूस फायर, ओके, एंड फायर से फिर स्मोक निकलता। तो ये क्या हो गया, दीज आर टू सेपरेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। वन कि तुम मैच स्टिक से फायर निकाल सकते हो, टू हो गया कि फायर से स्मोक आता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यू आर रिलेटिंग टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो दिस इज बेसिकली लिंक्स एंड कनेक्शंस बिटवीन इन्फो, लिंक्स एंड connections between information, ओके। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स, ओके। सिस्टम्स क्या होता है, अब अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रिलेशंस है तो उसको हम लोग फिर एक सिस्टम बुला देते हैं। इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ ऑफ रिलेशंस, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ रिलेशंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सोचो, जब तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अभी मैं बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द नर्वस सिस्टम वरना लर्निंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल तुम ले लो, तुम खाना खाते हो, इट गोज डाउन योर फूड पाइप, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में स्टमक एसिड्स रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिंक हम लोग जब रिलेशंस की बात करते हैं इट इज बिटवीन टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो खाना खाया विंड पाइप में गया, सॉरी फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक में स्टमक एसिड। तो ये क्या तुम्हारे लिंक्स क्या हो गए, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ लिंक्स, ठीक है। कि जो माउथ रहता है माउथ से फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप से किधर जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये क्या हो गया, अलग अलग रिलेशंस अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो उससे हम लोग एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे माइंड में एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन, एज द नेम सजेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, तुम लैंग्वेजेस ले लो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, अगर तुम्हें मोस्ट इंडियंस को एटलीस्ट दो लैंग्वेजेस तो आती ही है, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश या फिर कन्नड़ा से इंग्लिश, कन्नड़ा से हिंदी, जो भी तुम कहीं से भी हो, तेलुगु से हिंदी, वॉट एवर, बिहारी से हिंदी, ओके। तो चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या है, बेसिकली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस करना, यूजिंग existing knowledge टू प्रेडिक्ट, ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू प्रेडिक्ट या फिर टू इन्फर, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है, इसको तुम यूज कर सकते हो, प्रेडिक्ट और इन्फर। बेसिकली क्या हो गया, तुमने देखा था लास्ट हफ्ते जब तुम लेट सोने गए, ओके, इम्प्लीकेशन तो हम सब में ही रहता है, आई विल प्रूव इट टू यू, ठीक है। लास्ट हफ्ते जब तुम लेट सोने गए, लेट्स से कि तुम कुछ 18 आवर्स बिना सोए उठे हुए थे, तो यू नोटिस कि जब तुम वापस सिर्फ 4 घंटा तुम्हें सोने मिला तो यू वर वेरी टायर्ड। तुम लेट सोने गए, तुम्हें नींद कम मिली सिंस यू हैव टू आल्सो वेक अप फॉर स्कूल, तो पूरा दिन स्कूल में यू वर वेरी टायर्ड। तो जब आज रात, ठीक है, आज रात तुम सोच रहे हो, तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैं लेट सोने जाऊं या फिर जल्दी सोने जाऊं, यू कैन यूज दैट पास्ट एक्सपीरियंस टू प्रेडिक्ट कि अगर मैं आज भी लेट सोने जाऊंगा तो मैं अगेन नेक्स्ट दिन स्कूल में थका रहूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यू आर प्रेडिक्टिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर यू आर इन्फरिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। एंड ये हर एक इंसान में कैसे होता है, फ्रॉम चाइल्डहुड हमारे पास सारी एक्सपीरियंसेस नहीं रहती, ठीक है। टायर्डनेस एंड ये सब, रात को देर तक जागना मोस्ट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, स्पेशली ऑन अ स्कूल नाइट, ठीक है। तो अगर तुम पहली बार कभी 4-5 बजे तक जागे हो तो नेक्स्ट टाइम यू नो कि अच्छा टायर्डनेस होती है, मुझे अच्छे से सोना। तो ये इम्प्लीकेशन हर एक इंसान में प्रेजेंट रहता है। इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। एज वी सॉ दिस इज टू कॉम्प्लेक्स, 180 फैक्टर्स को एक्चुअली टेस्ट करना
वो भी डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, सिंस यू हैव टू टेस्ट ईच एंड एवरी फैक्टर। अगर किसी की आईक्यू इस टेस्ट से, इस थ्योरी से तुम्हें निकालनी है, तुम्हें उसको 180 डिफरेंट फैक्टर्स के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई फैक्टर को तुम्हें ढंग से टेस्ट करना है तो एटलीस्ट तुम्हें 10 या 20 क्वेश्चंस तो लगेंगे। ठीक है, वो भी एक्यूरेट होगा नहीं होगा नहीं पता हमें। लेट्स से अगर हमें 10 क्वेश्चंस भी लेने, दैट इज 1800 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू टेस्ट दिस, क्योंकि एनी टेस्ट नीड्स नॉर्म्स। तो तुम्हें मास स्केल पे सबसे पहले बहुत सारे लोगों को 1800 क्वेश्चंस आंसर करवाने पड़ेंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। ओके, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्पेशली इसका डिफरेंशिएशन। इसके लिए तुम देख रहे हो मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही इधर लिखा हुआ है। ओके, तुम्हें ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तुम्हें आई कैन गारंटी एटलीस्ट एक प्रीलिम में इसका डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। इफ, क्योंकि तुम जाके कोई भी प्रीलिम पेपर देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में टर्म 1 प्रीलिम 2 एक एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इसको दिया था रेमंड कैटल ने इन द ईयर 1963। ओके, अभी इसका तुम जब फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड ये दो वर्ड से तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा। पानी क्या होता है? पानी इज अ फ्लूइड। अगर तुम उसको फ्लोर पे डालोगे वो कहीं पे भी जैसा है वैसा चला जाएगा। कोई भी कंटेनर में डालोगे वो नई चीजें बेसिकली ढंग से अडॉप्ट कर लेते। ठीक है, दैट इज ए फ्लूइड। बट क्रिस्टलाइज, अगर तुम कोई क्रिस्टल लेते हो, एक रॉक सब्सटेंस लेते हो, एक क्रिस्टलाइज सब्सटेंस लेते हो, वो हार्ड रहती है, दैट इज ए सॉलिड। अगर तुम उसको कोई बॉटल में डालोगे या फिर कोई जग में, कोई कंटेनर में डालोगे, विल दैट क्रिस्टलाइज सब्सटेंस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर? ऑफ कोर्स नहीं लेगा, सॉलिड है वो फ्लूइड जैसा नहीं होता है कि वो कंटेनर का शेप ले ले। ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली इट। यहाँ पे भी वो सेम चीज बोल रहा है। फ्लूइड क्या करता है, कोई भी तुम उसको चीज में डालोगे, कोई भी चीज में उसको अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। क्रिस्टलाइज्ड इज बेसिकली जो पहले से जो उसका फॉर्म है, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका शेप है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो फ्लूइड में क्या होता है, दिस इज आवर एबिलिटी टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। नॉवल बेसिकली मीन्स न्यू प्रॉब्लम्स। अगर कोई नई चीज है, ओके, तुमने आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, उस टाइम अगर तुम यूज कर रहे हो अपनी इंटेलिजेंस टू सॉल्व इट, दैट टाइम यू आर यूजिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट लर्निंग। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी जो सीख के रखा है उसके बेसिस पे हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स क्या होगा समझने के लिए, एंड देन वील कवर द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। अगर तुम कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, ओके, तुमने आज तक वो पजल देखा नहीं है, तुम पहली बार वो पजल सॉल्व कर रहे हो, दैट टाइम यूजिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज, अगर तुम कोई साइकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो, अभी यू आर लर्निंग अबाउट फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ना, तो जब एग्जाम में आएगा यू कैन रेफर बैक टू दिस वीडियो एंड तुम इससे पॉइंट्स लिख सकते हो फिर। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। अब इनके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। दिस इज इननेट एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग बॉर्न होते हैं ना, तब से ही ये हमारे दिमाग में होता है दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि तुम बचपन से ही फॉर एग्जाम्पल अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो ना कुछ तो कर पा रहे हो तुम। फॉर एग्जाम्पल तुम बॉटल खोल पा रहे हो। ठीक है, जब तुमने पहली बार बॉटल खोली होगी, एट दैट टाइम यू आर परहैप्स यूजिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या हो गया, वी ऑलरेडी सॉ साइकोलॉजी एग्जाम। तो ये क्या है, वी आर लर्निंग दिस। ठीक है, दिस इज अक्वायर्ड। तो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो यू आर अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। तुम बुक से पढ़ रहे हो, यू आर अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, अगेन कहां से इसको हम लोग अक्वायर कर पा रहे हैं, बाय अप्लाइंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये एक और सोर्स रहता है इसका कि तुम वीडियो सीख रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर तुम फ्लूइड इंटेलिजेंस अप्लाई करोगे तो भी तुम्हें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बिल्ड होगा। कैसे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ पजल। तुमने जिंदगी में जब पहली बार कोई पजल खोला होगा, मे बी तुमने अलग अलग टाइप के टैक्टिक्स यूज किए होंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की होंगी। देन मे बी तुमने एक स्ट्रैटेजी पकड़ी होगी कि हम लोग सबसे पहले एज पीसेस एंड बॉर्डर को सॉल्व कर देते हैं, एंड देन हम लोग पिक्चर देख देख के बीच के पीसेस सॉल्व करते जाएंगे। ओके, परहैप्स दैट इज ए स्ट्रैटेजी यूज। तो जब तुम पहली बार वो स्ट्रैटेजी बनाई, एट दैट टाइम वो फ्लूइड था। बट जैसे ही तुम दूसरी बार पजल सॉल्व कर रहे हो यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी, एट दैट टाइम तुम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें लिमिटेशंस में भी बोलते हैं कि दीज आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो ये सॉल्विंग अ पजल वाला एग्जांपल हर पजल पे अप्लाई नहीं होता, एज यू आर यूजिंग परहैप्स द सेम स्ट्रैटेजी।
हो सकता है कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम एक ही स्ट्रैटेजी यूज करोगे ऑल द टाइम, एंड दिस मे डिक्लाइन विथ एज। ठीक है, मे डिक्लाइन विथ एज कैसे? जो फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे एज होती जाती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो रहती है वो थोड़ा बहुत यू नो डिटीरियोरेट करने लगती है। ओके, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन होती है सिंस हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो तुम इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस वीकेंड्स एक और वे में देख सकते हो कि हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस अब बाकी नहीं है। ओके, ज्यादा एक्सपीरियंस करना जिंदगी में बाकी नहीं है, तो हम लोग नॉवल चीजें बार बार डिस्कवर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों का फ्लूइड इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कम हो रहा है, एंड एप्लीकेशन कम होता जाएगा तो ऑफकोर्स वो और वीक होती जाएगी। ठीक है, एक वाला लिमिटेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया, सेकंड वाला लिमिटेशन इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इग्नोर करता है इसको। ओके, ignores emotional intelligence is basically your ब्रह्मास्त्र for limitations। ये हर थ्योरी पे अप्लाई होता है। ओके, क्योंकि एक भी तुम्हारे पास इंटेलिजेंस के चैप्टर में ऐसी थ्योरी नहीं है जिसमें तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही। ओके, एंड मोस्ट थ्योरीज में तुम्हें क्रिएटिव इंटेलिजेंस की भी बात नहीं की जा रही। वी हैव क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड स्टोनबर्ग की थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी विच इज द लास्ट थ्योरी, बट तुम बाकी देखो फॉर एग्जाम्पल जी फैक्टर एस फैक्टर, उसमें भी कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस प्रॉपरली वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो ये सब में तुम ये लिख सकते हो कि दिस इग्नोर्स क्रिएटिव इंटेलिजेंस, दिस इग्नोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस, बट बट अगर तुम्हें एक लिमिटेशन पूछा है, दिस इज ऑलवेज ओनली योर बैकअप। ठीक है, तुम सिर्फ ये लिख के आओगे तो एग्जामिनर शायद एक्सेप्ट नहीं करे, स्पेशली अगर तुम्हारी टीचर स्ट्रिक्ट है तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेकार सा लिमिटेशन है, बट दिस इज अ पॉसिबल लिमिटेशन। अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो ये लिख सकते हो, या फिर कुछ बैकअप के लिए लिखना है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाली थ्योरी वी हैव इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दिस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, कौन से ईयर में दिया था ये? दिस वाज गिवन इन 1983। ये 1983 जिस साल हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, उस साल। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हार्वर्ड गार्डनर ने इसमें टोटल 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस बताए। अगर तुम देखोगे ना, मोस्ट ऑफ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सिंस सब लोगों ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ऑलरेडी किया हुआ। ये दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है, यहाँ पे जब भी तुम लिखोगे यू हैव टू राइट इंटेलिजेंस, वहां पे स्पेशल एबिलिटी था, यहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस है। ओके, तो हमेशा यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज के बाद इंटेलिजेंस लिखना जरूरी है। तो द फर्स्ट वन वी हैव इज वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेसिकली जो हम लोगों ने देखा था उस टाइम, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी, ये दोनों का मिक्सअप। बेसिकली कुछ भी वर्ड से रिलेटेड, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, कुछ भी हो, सब इसमें आ जाता है। ओके, तो अगर तुम देखोगे लॉयर वॉयर, उन लोगों में ये हाई रहता है। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस। सेम कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो जैसे वहां पे थे, सेम कीवर्ड्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। दिस इज आर एबिलिटी या फिर आर इंटेलिजेंस टू मेंटली ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स मेंटली, ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। वी ऑलरेडी सॉ, अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई रूम में जाके वहां पे विजुअलाइज करना पड़ता है ना कि अच्छा यहाँ पे ये वाला डिजाइन अच्छा लिखेगा, यहाँ पे ये वॉलपेपर लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस आया रहता है। देन वी हैव लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो लॉजिक भी यूज करना है, एंड मैथमेटिकल बेसिकली न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस भी हो गया ये, तो प्रोग्रामिंग हो गया, नॉर्मल नंबर्स हो गए, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस। जो थोड़ा यूनिक वाला है वो यहाँ से चालू होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर तुम्हें कोई फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, दैट मींस यू हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मेनी पीपल कांट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तुम्हें ड्रम्स, पियानो, कीबोर्ड कुछ भी आता है, दैट मींस तुम्हारे अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। देन बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ओके, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है? किनेस्थेटिक हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ड सुना हुआ। ठीक है, किनेस्थेटिक इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर बॉडी, टैक्टाइल, टच, ये सब चीजों से रिलेटेड होता है किनेस्थेटिक। ठीक है, टच, फीलिंग, सेंसेशन, ये सब से। और बॉडीली बेसिकली मतलब पूरी बॉडी जहाँ पे यूज कर रहे हो। तो बॉडीली किनेस्थेटिक वुड बी फॉर एग्जांपल कोई एथलीट देख लो, मेसी, विराट कोहली, जो भी, माइकल फिल्प्स और रॉजर फेडरर, यानिक सिनर, कुछ भी। ठीक है, जो भी अपना फुल बॉडी यूज कर रहे हैं, इवन कारपेंटर्स, ये लोग अपना फुल बॉडी यूज करके काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग देयर बॉडी। ओके, अगर कोई क्रिकेटर है, उसको लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, तो 6 मार रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स
यूजिंग देयर ओन बॉडी. ओके, नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. 11th में वी हैड अ चैप्टर द डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट. ओके, बहुत लोग फॉर एग्जांपल वो क्या फ्रॉग स्पॉन को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेता था, ठीक है, बट बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे. ओके, मे बी सम पीपल कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ टोड, ठीक है, टर्टल एंड टॉर्टोइज बहुत लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, राइट. तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसी चीज में आ जाती है. कोई नेचर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को बेसिकली यू आर एबल टू ऑब्जर्व, यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दम. ओके, तो ये होती है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कि यू आर डीलिंग इफेक्टिवली विद द नेचुरल वर्ल्ड. अगर कोई इंसान है, मे बी यू हैव अ फ्रेंड जो प्लांट देख के आइडेंटिफाई कर लेता कि पॉइजनस है कि नहीं, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसमें है. अभी ये दो सबसे कंफ्यूजिंग है. ये तो तुम अगर वर्ड का मीनिंग समझ लोगे यू कैन राइट इट ऊपर के 6. ये दो कंफ्यूजिंग है कि इसके लिए मुझे तुम्हें याद करवाना है. इन स्कूल वी हैव इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस. तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस क्या होते थे? वी यूज्ड टू गो टू अनदर स्कूल और देयर स्कूल वुड कम टू अस, ठीक है. तो इंटर स्कूल, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ड याद रखना है इंटर. ये कैसी लाइन बना थी मैंने? ओके, सीधी लाइन बना दो, सॉरी. इंटर बेसिकली तुम्हें याद रखना है एज इंटर इज बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट बॉडीज. तो जैसे दो डिफरेंट स्कूल हो रहे थे, यहाँ पे दिस इज रिलेटिंग टू टू डिफरेंट पीपल. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली योर सोशल स्किल्स. ओके, कि तुम बात कर पा रहे हो किसी से ढंग से, कि यू कैन होल्ड अप कॉन्वर्जेशन, तुम स्मॉल टॉक ढंग से कर पा रहे हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग. वो क्या है यहाँ पे कैच है, ठीक है. वो क्या होगी? वो इमोशनल इंटेलिजेंस है. बट यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. दिस इज बेसिकली नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस. तो कंफ्यूज मत होना. इसमें मैंने बहुत लोगों ने देखा है कि वो लोग क्या कर देते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें लिख के आ जाते हैं. दिस इज नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस. इसका मेन कीवर्ड ये है, नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस. ओके, एंड इंट्रापर्सनल क्या हो गया? इंट्रापर्सनल इज बेसिकली जो स्कूल है उसके अंदर. तो अगर इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन है, दैट मीन्स बेसिकली हाउसेस के बीच में शायद, okay, that is an intra school competition. This is inside the person, inside the self. तो खुद को कितना जानता है वो पर्सन, सेल्फ अवेयरनेस कितना है उस पर्सन में, दैट इज कवर्ड अंडर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का तुम कीवर्ड ले लो, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ ये तुम्हारा मेन कीवर्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ. ओके, तो ये हमारा हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. अब इसके देखते लिमिटेशंस. दिस इज डिफिकल्ट टू मेजर. कैसे? तुम किसी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस मुझे आईक्यू स्कोर पे बता के देखो, या फिर तुम किसी का इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को आईक्यू स्कोर पे बता के देखो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये क्या है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है, राइट. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव. तुम मेजर नहीं कर सकते इसको. एंड सम आर बेटर डिस्क्राइब्ड एज टैलेंट्स. तो अगर कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोल रहे हो, तो दैट इज क्या, दैट इज मोर एप्लीकेबल एज अ टैलेंट, कि यू आर टैलेंटेड इन प्लेइंग द गिटार. या फिर अगर तुम क्रिकेट का भी लो, फुटबॉल का भी लो, सम पीपल हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर इट. कंसिडर टॉप प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, मेसी, सचिन तेंदुलकर, दे हैव अ प्रॉपर टैलेंट फॉर द गेम. द लास्ट थ्योरी वी हैव, एंड ये आई थिंक, ये देखो अगर तुम प्रॉपर 5 पेपर्स जाके देखोगे ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया इन सेक्शन बी एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन सी. ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया. बट द नेक्स्ट थ्योरी आई फील कि काउंसिल अब इसके तरफ भी मूव कर रही है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो बिट कॉम्प्लेक्स. तो जब ये पूछा जाता है ना, पीपल टेक्निकली, नॉट टेक्निकली सॉरी, यूजुअली मेक मिस्टेक्स. ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ट्रायर्किक थ्योरी भी क्या होती है. ट्रायर्किक थ्योरी दी गई थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन 1985. ओके, 1985 के उसने पेपर में दिया था. ओके, इट इज पॉसिबल कि तुम्हारे बुक में कोई अलग डेट लिखी हो, कि दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. क्योंकि ये जो रिसर्चर्स रहते हैं ना, यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, एक ही थ्योरी पे बहुत सारे पेपर्स कभी कभी पब्लिश करते हैं. मे बी दे आर रिवाइजिंग देयर थ्योरी, या फिर किसी और चीज को ऐड कर रहे हैं, राइट. जब हम लोग फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का चैप्टर देखेंगे ना, उसमें वी हैव अ थेरेपी कॉल्ड रैशनल इमोटिव थेरेपी. उसमें स्टार्टिंग में जब उस पर्सन ने, एल्बर्ट एलिस था उसका नाम, एल्बर्ट एलिस ने जब वो एक्चुअल थेरेपी जब पब्लिश की थी इन हिज रिसर्च पेपर, पहले उसने सिर्फ ए
बी एंड सी पब्लिश किया था. डी एंड ई इज अ लेटर एडिशन. ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डेट्स दी हो, तो डू नॉट पैनिक, तुम्हारे बुक में वो दी है, यू कैन राइट दैट. ठीक है. तो ट्रायर्किक थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. सबसे पहले इसमें हम लोग तीन चीजें देखने वाले. ठीक है, एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. तुम्हें इनके दोनों दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला नाम है वो दे सकते. फर्स्ट थिंग इज एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. ये वर्ड बेसिकली हम लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या हो सकता है? दिस इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रैशनल थिंकिंग, है ना. तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रैशनल थिंकिंग. ठीक है, ये सारे तुम कीवर्ड्स यूज करोगे इसके डेफिनेशन के लिए तो काफी है. ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन सब पार्ट्स है इस पार्ट के. मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. मेटा कंपोनेंट्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली हायर ऑर्डर प्रोसेसेस फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. मेन चीज क्या है यहाँ पे? प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ऐसे लिख रहे हो, ओके, तो तुम ऐसे लिखने से पहले मे बी प्लान करो, अच्छा कि ये स्टोरी में ऐसा होगा, ये स्टोरी का फ्लो ये होगा, ये ट्विस्ट आएगी स्टोरी में, ये कैरेक्टर्स रहेंगे. तो ये जो प्लानिंग वाला प्रोसेस है ना, वो मेटा कंपोनेंट संभालता है. नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स. जो भी मेटा कंपोनेंट्स ने प्लान बनाया उनको एग्जीक्यूट करना. ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना, दैट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के अंदर आता है. तो दिस इज कैरिंग आउट वॉट एवर द मेटा कंपोनेंट्स हैज प्लान. तो सबसे पहला क्या आता है हमारा? प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग सबसे पहली चीज होती है. एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो प्लान कौन कर रहा है? मेटा कंपोनेंट्स. एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स. और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या होता है? दिस इज बेसिकली अगर कोई नई चीज आई है उसको प्रोसेस करना एंड उसको मेमोराइज करना. ठीक है, उसको स्टोर करना, दैट इज कवर्ड अंडर नॉलेज एक्विजिशन. तो दिस इज लर्निंग एंड स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, इसका कीवर्ड ये होगा. नेक्स्ट आता है क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. दिस इज बेसिकली जब हम लोग कोई नई प्रॉब्लम से फेस करता, ठीक है, नॉवल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तब अप्लाई होता है इसका. लेकिन तुम ऑफकोर्स नॉवल्टी यहीं पे है तो तुम यूज नहीं कर सकते इसका. आई विल गिव यू इंस्टेड कनेक्टिंग सीमिंगली रैंडम फैक्ट्स. ओके, जिस पर्सन में ज्यादा रहता है दे कैन सीमिंगली कनेक्ट रैंडम फैक्ट्स. कनेक्टिंग सीमिंगली रैंडम फैक्ट, ये मैं डायरेक्टली तुम्हारे बुक में से दे रहा हूँ. ठीक है, ये तुम्हारे बुक में है, मैं खुद की कीवर्ड्स नहीं बना रहा हूँ. कनेक्टिंग सीमिंगली रैंडम फैक्ट्स. तो नॉवेल्टी क्या होती है? नॉवेल्टी इज हैंडलिंग न्यू अनफेमिलियर टास्क. कोई भी नया प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम अगर निकाल रहे हो, दैट मींस यू आर यूजिंग नॉवेल्टी. ऑटोमेशन क्या होता है? अगर कोई फेमिलियर टास्क है, अनफेमिलियर टास्क किस में आ जाता है? नॉवेल्टी में. अगर कोई फेमिलियर टास्क है एंड तुम उसको बेसिकली कर पा रहे हो विथ नो कॉग्निटिव एफर्ट, उस टाइम हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं उसको कि ये तो मतलब ऑटोमेटेड है. ठीक है, अगर तुम फॉर एग्जांपल कंसिडर करोगे टाइपिंग, तुम अपने फोन पे बिना देखे भी टाइप करोगे ना तो भी तुम टाइप कर सकते हो. ठीक है, या फिर यूजिंग योर कीबोर्ड, उसको भी हम लोग बिना देखे टाइप कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया? दिस इज ए फेमिलियर टास्क. टाइप कर करके अब हमें पता चल गया कि ये लेटर कहाँ पे पोजिशन है कीबोर्ड पे, तो वी कैन टेक आवर फिंगर्स देयर. ओके, तो इसके लिए ऑटोमेशन इज बेसिकली परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क्स विदाउट मच कॉग्निटिव एफर्ट. इसके दो कीवर्ड है. इसके लिमिटेशंस क्या है? दिस इज डिफिकल्ट टू टेस्ट. हम लोग, अच्छा चलो लिमिटेशंस बाद में आते हैं, सिंस एक और बाकी है, फॉरगॉट अबाउट इट. एक और बाकी है प्रैक्टिकल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. प्रैक्टिकल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, अगर तुम किसी को स्ट्रीट स्मार्ट बुलाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट, वरना अ पर्सन बेसिकली जिसको अपने एनवायरनमेंट से इफेक्टिवली डील करना आता है, दैट पर्सन इज हैविंग हाई प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. ठीक है, डीलिंग इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, तो लिख देता हूँ डीलिंग इफेक्टिवली विथ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की स्पेलिंग प्लीज गलत मत लिखा करो. नाउ यू आर इन 12th ग्रेड. एन आता है इधर बीच में. इसमें तीन चीज है, अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग. इनमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना. ओके, इनका मैं तुम्हें डायरेक्ट सीधा सीधा एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि तुम इनमें कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे हो जाते हैं. अडेप्टेशन क्या होता है? कि अडेप्टेशन इज चेंजिंग आवरसेल्व्स. हम लोग खुद में ऐसी कोई चीज है जो चेंज कर रहे हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है एंड जो हमारी नीड्स है उनको हम लोग बेटर सूट करें. ओके, तो बेसिकली ये तीनों में तुम्हें याद रखना है, आवरसेल्व्स, एनवायरनमेंट एंड नीड्स. ये तीनों का रिलेशन क्या रहेगा? अगर तुम्हें इन तीनों का रिलेशन समझ गया तुम ये तीनों अच्छे से लिख पाओगे.
तो अडेप्टेशन में यू आर चेंजिंग योरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट एंड नीड्स. एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ना है, यू हैव एन एग्जाम टुमारो, या फिर यू हैव एन एग्जाम इन अ वीक, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है. जरूरत मीन्स नीड, तो योर नीड इज स्टडिंग. बट तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा है? सुबह सुबह के टाइम मम्मी ब्लेंडर चला रही है, पापा कोई कॉल पे है, भाई के दोस्त घर पे आए हैं, बहन के दोस्त घर पे आए हैं. सो दैट इज योर एनवायरमेंट विच इज वेरी नॉइजी एंड तुम फोकस नहीं कर पा रहे. यू आर चेंजिंग योर सेल्फ कि एक काम करता हूँ, मैं अभी सो जाता हूँ एंड रात भर पढ़ लूंगा या फिर रात भर पढ़ लूंगी. तो यू आर चेंजिंग योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट एंड नीड्स, जिसको बोलते हैं अडेप्टेशन. सिलेक्शन क्या होता है? इट इज वेर यू आर चूजिंग अ न्यू एनवायरमेंट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है चूजिंग. ओके, यू आर चूजिंग अ न्यू एनवायरमेंट टू सूट योर ओन नीड्स. तुम यहाँ पे खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम एनवायरमेंट नया का नया लेके आ रहे हो. चेंजिंग एनवायरमेंट एंड चूजिंग अ न्यू एनवायरमेंट इज डिफरेंट. चेंजिंग एनवायरमेंट वुड बी तुम उसको ट्वीक कर रहे हो या फिर थोड़ा सा इधर उधर कुछ बदल रहे हो, दैट इज चेंजिंग. चूजिंग इज बेसिकली कुछ नया एनवायरमेंट लेके आ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन, अभी अभी शादी हुई है उसकी, उसके एक दो बच्चे आ गए, तो वो पहले 1 BHK में रहते थे, बट देन ही रियलाइज कि अच्छा चलो अभी हमारे पास पैसे हैं, 2 BHK का फ्लैट ले लेता हूँ. तो ये क्या हो गया? दिस इज चेंजिंग द एनवायरमेंट कंप्लीटली, सिंस वो एक रूम में रह नहीं पा रहे थे ढंग से. ठीक है, तो दिस इज सिलेक्शन. The last one we have is called shaping. This is changing the environment. तो हमारा needs है, बट एनवायरमेंट भी जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग आवरसेल्व्स वी आर चेंजिंग द एनवायरमेंट. तुम सेम चीज ले लो, फॉर एग्जांपल तुम्हें पढ़ना है बट आसपास बहुत शोर है, तो तुम जाके सब लोगों को बोल दे रहे हो कि मतलब आवाज मत करो. ठीक है, अपने भाई या बहन को बोल दे रहे हो कि उनके घर पे जाके खेलो, हमारे घर पे मत खेलो, ऐसा कुछ. या फिर अगर तुम ले रहे हो कि तुम्हारे रूम में ऐसी चीजें रखी हुई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, मे बी यू लाइक रीडिंग, तो तुम्हारी स्टोरी बुक सब वहीं पे रखी हुई है, नॉवेल्स सब वहीं पे रखी है, तो यू आर पिकिंग देम अप एंड यू आर टेकिंग देम टू द अदर साइड ऑफ द रूम, या फिर कबर्ड में रख दे रहे हो, या फिर तुम्हारा फोन कहीं पे छुपा दे रहे हो. सो ये सब क्या? यू आर चेंजिंग द एनवायरमेंट टू सूट योर ओन नीड्स. So this is called shaping. And with that, we are done with all our intelligence की theories. Next part में we'll be doing intelligence tests, aptitude, interest, achievement tests. वो सब बहुत छोटा सा पार्ट है. ठीक है, वो गैटबी वैटबी सब इंपॉर्टेंट है, गैटबी वाइस 3 एंड ड्रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्राइसिस. तो देखना मत भूलना वो वीडियो. इट विल बी अपलोडेड आफ्टर दिस. ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी डाउट्स रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एट द ISC गाइड, या फिर तुम यूट्यूब में कमेंट्स भी कर सकते हो. आई ऑलवेज हेल्प यू आउट, कुछ भी डाउट हो तुम्हारा. एंड डोंट फॉरगेट टू परचेस एक बहुत एक्साइटिंग चीज जो तुम्हें पता चल जाएगी थोड़े दिनों में, the ISC Psychology Handbook. This is a soft launch, but soon I'll be making a video on it. Okay, so all the best if you have your exam tomorrow, and bye bye.